नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा सामान्य ज्ञान का आज हम पार्ट तीसरा यहाँ पर देखने वाले हैं। और इससे पहले हम आपको 2 पार्ट करवा चुके हैं, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको आप देख लें और उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप जाकर उसको कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट तीसरा। तो वीडियो को सबसे पहले कर दीजिएगा लाइक, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भंडारण उपकरण अब अप्रचलित हुआ है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा जो है कंप्यूटर का भंडारण उपकरण अब अप्रचलित हो गया है। सीडी रोम, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क या फिर फ्लॉपी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्लॉपी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है भंडारण उपकरण अब अप्रचलित हो गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विम कड़फिश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विम कड़फिश को सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है और इसके साथ साथ इन्हें ताम्र और रजत जो हैं सिक्के, इनका भी श्रेय इन्हीं को जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर सत्य कथन को आपको पहचानना है। तो पहला ऑप्शन दिया है कि आल्प्स पर्वत श्रेणी मध्यवर्ती एशिया में स्थित है। तो ये गलत दिया गया है। यहाँ पर आल्प्स पर्वत श्रेणी जो है ये आपकी मध्यवर्ती एशिया में ना होकर ये है आपकी मध्य यूरोप की जो है ये सबसे बड़ी पर्वतमाला है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया। अगला ऑप्शन है कि व्हाइट पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत दक्षिण पश्चिम जर्मनी में अवस्थित है। तो ये भी सही है। अगला ऑप्शन है कि ब्लैक पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना प्रांत में अवस्थित है। तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी में केवल 2, 3 और 4। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद होती थी। तो किसके शासनकाल में ये अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद होती थी? गुप्त शासन में, मराठा शासन में, विजयनगर शासन में या फिर चोल शासन में। तो अगर बात करें अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद की तो ये होती थी मराठा शासन में। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और शिवाजी के शासन प्रणाली जो थी वो थी एकतंत्री। कैसी थी? एकतंत्री इनकी जो है शासन प्रणाली थी, लेकिन शासन कार्यों के लिए इन्हें जो है अष्टप्रधान की एक परिषद का सहयोग भी लेना पड़ता था। और अष्टप्रधान की बात करें तो यहाँ पर अष्टप्रधान का मतलब होता है कि 8 मंत्री, यानी कि अष्ट माने 8 और प्रधान माने मंत्री। तो अष्टप्रधान नामक जो है एक मंत्रिपरिषद की इनको आवश्यकता पड़ती थी, किनको? शिवाजी के शासन काल में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जुलाई अगस्त 2021 में कैटलस एक्सप्रेस अभ्यास 2021 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये आपका करंट का क्वेश्चन है और इसको आपको बताना है कहाँ पर ये जो है अभ्यास किया गया। तो अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, अफ्रीका का पूर्वी तट या फिर अफ्रीका का पश्चिमी तट। तो अगर बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका का पूर्वी तट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और ये जो है आपका अभ्यास जो है ये किया गया था 26 जुलाई से लेकर, कब से? 26 जुलाई से लेकर ये किया गया था 6 अगस्त 2021 तक। 6 अगस्त 2021 को ये आपका आयोजन किया गया था और भारत की ओर से यहाँ पर IANS तलवार ने यहाँ पर हिस्सा लिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर से यहाँ पर मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से। तो यहाँ पर एक साइड आपके पर्वत दिए गए हैं और दूसरे साइड उसके देश दिए गए हैं उससे संबंधित। तो पहला यहाँ पर पर्वत दिया गया है अलेघनी। तो अलेघनी जो है ये संबंधित है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो 4 है इससे आपका मैच हो जाएगा। फिर है आपका कैंटाब्रियन। तो कैंटाब्रियन ये है आपका स्पेन में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 से मिलान। फिर है एल्ब्रोज।
एल्ब्रुज सभी को पता होगा, ये है आपका ईरान में, और फिर है मैकेंजी, और मैकेंजी ये आएगा आपका कनाडा में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। तो अगर बात करें 1857 के विद्रोह की, तो इसकी जो शुरुआत है ये हुई थी 10 मई 1857 को। कब हुई थी? 1857 की जो विद्रोह की शुरुआत है ये हुई थी 10 मई 1857 को। और कहाँ से हुई थी? तो ये हुई थी मेरठ के छावनी से। मेरठ के छावनी से इसकी शुरुआत हुई थी। और यहाँ पर जो इससे संबंधित जो पहली घटना है वो है यहाँ पर सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुँचना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो पहला है दूधिया मैग्नीशिया प्रति अम्ल, ये आपका यहाँ पर है। फिर है सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा से संबंधित। फिर दिया है सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण से। और चौथा है लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ये सुमेलित नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है कि किशन गंगा एक सहायक नदी है। तो किसकी सहायक नदी है ये आपको यहाँ पर बताना है। रावी की, चेनाब नदी की, झेलम की, या फिर व्यास की। तो अगर बात करें किशन गंगा की, तो ये जो है एक सहायक नदी है झेलम नदी की। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और किशन गंगा की अगर बात करें तो इस पर जो है किशन गंगा परियोजना स्टार्ट की गई है। और यहाँ पर अगर बात की जाए झेलम नदी की, तो झेलम नदी पर आपकी तुलबुल परियोजना को स्टार्ट किया गया है। कौन सी? तुलबुल परियोजना। तो ये भी आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तुलबुल परियोजना किससे संबंधित है? झेलम नदी से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है? तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। पहला दिया है एक कारखाने के वार्षिक विक्रय से, दूसरा है कर संग्रह से, तीसरा ऑप्शन है आयात एवं निर्यात से, और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अगर बात करें भुगतान संतुलन शब्द की, तो इसका जो है प्रयोग किया जाता है किसके संदर्भ में? आयात एवं निर्यात से। तो आयात और निर्यात यहाँ पर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। यहाँ पूछा गया है कि किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो यहाँ पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो अगर देखा जाए तो 11 जून 1665 को, कब? 11 जून 1665 को शिवाजी और जयसिंह के मध्य जो है पुरंदर की संधि हुई थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिवाजी और जयसिंह के बीच जो है 11 जून 1665 को ये पुरंदर की संधि हुई थी। और इसमें जो है क्या हुआ था कि इसके अनुसार जो है शिवाजी ने अपने 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग जो है मुगलों को सौंप दिए थे और 12 दुर्ग जो है अपने पास रखे थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप इसको टिक कर लीजिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और अगर बात करें कैबिनेट मिशन की, तो ये भारत कब आया था? तो ये आया था मार्च 1946 को। मार्च 1946 को जो है कैबिनेट मिशन जो है ये भारत आया था। और यहाँ पर अगर बात करें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, तो ये जो है नवंबर 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। तो इन्हें आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा जो है एक यहाँ पर वृक्ष है जो पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? तो ये हो जाएगा यूकेलिप्टस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यूकेलिप्टस जो है ये अन्य वृक्षों की तुलना में 3 गुना अधिक पानी सोखता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनेस्को ने अपनी ऐतिहासिक शहरी
भूदृश्य परियोजना में भारत के किन 2 शहरों को शामिल किया है? तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। यहाँ पर आपको बताना है कि यूनेस्को ने भूदृश्य परियोजना के अंतर्गत किन 2 शहरों को शामिल किया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ओरछा और ग्वालियर। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ओरछा और ग्वालियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने किसके लिए सफल पहल आरंभ किया है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि सफल पहल जो है ये किसके लिए आरंभ किया है? विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए, MBBS छात्रों के लिए, या फिर CBSE छात्रों के लिए, या फिर IIT छात्रों के लिए। तो जो सफल पहल है ये शुरू की गई है CBSE छात्रों के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें सफल पहल की, तो यहाँ पर जो है 29 जुलाई 2021 को NEP के 1 वर्ष पूरे होते हैं। और NEP क्या है? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है इसको लागू किया गया था 29 जुलाई 2020 को। और इसके जो है हाल ही में 2021 में 1 वर्ष इसका पूरा होता है। तो इसके साथ साथ यहाँ पर कई पहलुओं की यहाँ पर घोषणा की गई थी और उसी में एक थी आपकी सफल पहल, और ये जो है CBSE छात्रों के लिए है। और अगर सफल का फुल फॉर्म आपको यहाँ पर बताते हैं, तो सफल का जो फुल फॉर्म है वो है आपका स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालिसिस लर्निंग। क्या है? स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालिसिस लर्निंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी किस राज्य में से होकर नहीं गुजरती है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बताना है कि गोदावरी नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर छत्तीसगढ़। तो ये जो है हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर गुजरात। जो गोदावरी नदी है ये गुजरात से होकर नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। यहाँ पर जो है फिर से आपको मिलान करना है। तो एक तरफ आपका यहाँ पर पवनें दी गई हैं और यहाँ पर देश दिया गया है, यानी कि किस देश में कौन सी पवन जो है प्रवाहित होती है। तो पहला ऑप्शन है यामू, और ये प्रवाहित होती है जापान में, बिल्कुल सही है। दूसरा यहाँ पर है मिस्ट्रल। तो मिस्ट्रल जो है ये ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित नहीं होती है, बल्कि कहाँ पर होती है? फ्रांस में होती है। तो मिस्ट्रल यहाँ पर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित नहीं होती है बल्कि फ्रांस में होती है। और फिर यहाँ पर दिया है सांता अना, कैलिफोर्निया में, ये भी सही है। और अगला यहाँ पर दिया गया है हबूब, जो है ये आपकी सूडान में। तो यहाँ पर जो गलत है वो है मिस्ट्रल, और मिस्ट्रल जो है ये कहाँ प्रवाहित होती है? ये होती है फ्रांस में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो यहाँ पर सबसे ऊंचा जलप्रपात आपको बताना है कौन सा है? जोग जलप्रपात, कुंचिकल प्रपात, राकिम कुंड जलप्रपात या फिर केवती जलप्रपात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंचिकल जलप्रपात। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और कुंचिकल कहाँ पर है? तो ये पड़ता है आपका कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी को आना चाहिए। तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है ये है अमरकंटक की पहाड़ियों से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है? तो ये भी आपका यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है। तो किस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है? सोन नदी का, ब्रह्मपुत्र नदी का, गोदावरी नदी का या फिर महानदी का? तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी का। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। पहला है मानस, दूसरा है गंडकी, तीसरा है व्यास और चौथा है तुंगभद्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंडकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि सबसे बड़ी जो है मीठे पानी की झील कौन सी है। वुलर झील, पुष्कर झील, डल झील या फिर धौल झील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वुलर झील। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में से
कौन उत्पादक घटक है? तो ये भी आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उत्पादक घटक यहाँ पर आपको बताना है कौन सा है, गाय है, मोर, बाघ या फिर हरे पौधे। तो हरे पेड़ पौधे जो होते हैं ये आपके उत्पादक में आते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरे पौधे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा स्तर डेसिबल में जो है अधिक ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि कितने स्तर से अधिक जो है यहाँ पर आपका ये ध्वनि प्रदूषण जो है खतरनाक कहलाता है। 30 डेसिबल, 40 डेसिबल, 60 डेसिबल या फिर 80 डेसिबल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 80 डेसिबल से जो अधिक की आवृत्ति वाले आपकी जो ध्वनि होती है ये जो है खतरनाक मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है कि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या होगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या केवल रेफ्रिजरेटर के निकट के क्षेत्र में घटेगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बढ़ जाएगा, यानी कि कमरे का तापमान जो है ये बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। और इसकी जो PDF है ये आपको हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। तो जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ जाएं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।